हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म की थी, जिसके अंदर हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास जैसे कोई भी सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर से ये लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये ट्रांसमिट भी हो रही थी। तो अगर मेरे को यहाँ से ट्रांसमिट की ही पार्ट चाहिए, रिफ्लेक्टेड वाला चाहिए नहीं, इसका मतलब तो मेरी लाइट कुछ ना कुछ लॉस हो रही है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर फिल्म मैं यहाँ पर लगा दूँ जिसकी थिकनेस मैंने निकाल ली थी। तो ये पर्टिकुलर थिन फिल्म जो मैंने, जिसकी थिकनेस जो थी वो आपकी लैम्डा f/4 करके निकाली थी मैंने, और लैम्डा f को मैं लैम्डा नॉट बाय म्यू एफ भी लिख सकती हूँ, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से मैंने इसका फॉर्मूला निकाल लिया था वहाँ पे। तो अगर हम ये कहें कि उसकी थिकनेस, ये हमारी मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रिड्यूस हो जानी चाहिए थी, तो ऐसी टेक्निक जिससे हम इसकी रिफ्लेक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं किसी नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म को यहाँ इंट्रोड्यूस करवा के, तो इस इन टेक्निक को बोलते हैं ब्लूमिंग। और जो फिल्म आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ताकि उस जो रिफ्लेक्टिविटी है उसको कम करने के लिए, तो जो फिल्म की कोटिंग यहाँ कर रहे हो उसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। और इसकी प्रोसेस को, इसकी टेक्निक को क्या बोलते हैं बेटा? ब्लूमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरा कर लिया था यहाँ पे, और ये भी देखा था कि यहाँ पे जो हमारा रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि अभी हम इसको रिड्यूस कर रहे थे, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं ये वाला जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिल्म का था ना, उसको मैं मेरे स्लैब की सरफेस से मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा कर दूँगी, तो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं इसको कम कर रही हूँ और स्लैब को ज़्यादा कर रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मेरी अब कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी, रिफ्लेक्टिविटी को रिड्यूस कर रही हूँ। अगर इसको ज़्यादा कर दूँगी तो रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इन केस अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपके पास एक ये है और इसके ऊपर एक और आपने कुछ रखा हुआ है फिल्म, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो आपसे ये पूछा जाए कि अगर μ2 की वैल्यू आपकी ग्रेटर है μ1 से, तो इसका मतलब तो क्या होगा, यहाँ पे से जो रिफ्लेक्टिविटी आएगी वो आपकी ज़्यादा होगी। अगर मैं ये कह दूं कि μ1 आपका ज़्यादा है μ2 से, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ये है, तो इसका मतलब ये आपका ज़्यादा डेंसर है इससे, तो ये आपका क्या करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से क्या होना स्टार्ट, मतलब ये आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्टिविटी को कम कर देगा। तो ये जो कंडीशन है ये तो रिफ्लेक्टिविटी को कम करती है, और ये कंडीशन रिफ्लेक्टिविटी को ज़्यादा कर देगी। समझ में आया? अगर आप इसको 1 2 की फॉर्म में ऐसे लिख रहे हो, 1 स्लैब वाला और 2 मैंने जो फिल्म लगाई हुई थी उसका माना हुआ था, राइट। अब हमें क्या करना है, आज के टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए बेटा। आज का जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस इन थिन फिल्म्स। कई बारी ना इससे क्वेश्चंस आ जाता है, ये कई बुकों में आपके नहीं भी होगा, लेकिन ये करना ज़रूरी है क्योंकि 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं कई बारी ना, क्योंकि ये फिल्म की जो आपकी फ्रिंजेस के टाइप है ये यहाँ पे भी दिए हुए हैं, फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ेंगे वहाँ पे भी दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये वाली जो टाइप करवा रही हूँ ये भी पढ़ लो, ताकि अगर पेपर में आ जाती है तो आप करने लायक रहो वहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो, अब आप कोई भी थिन फिल्म लेके चल रहे हो, तो थिन फिल्म में जो हमारा इंटरफेरेंस बन रहा है उसमें उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा या कम हो रही है, या आपकी चेंज हो रही है मैक्सिमम से मिनिमम के ऊपर, तो वो किस किस कारण से चेंज हो सकती है। तो हमें पता है कि अगर वो किसी भी उसमें से चेंज हो रही है, तो एक तो उसकी ये थिकनेस हो गई और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इस वजह से, या फिर जो हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला इस पर डिपेंड करता है, तो लैम्डा पे भी डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड करता है कि ये जो रिफ्रैक्शन करवा रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल आपका जो डेल है वो किसके 2 म्यू टी कॉस आर के उसमें आ रहा था, और यहाँ से आपका पाथ का जो वेवलेंथ है लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो आपकी इंटरफेरेंस बन रहा है आपका थिन फिल्म के अंदर, थिन फिल्म पैटर्न के उस पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो अगर चेंज हो रही है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, तो वो आपकी किस किस की वजह से हो सकती है, वो हमारी आर की वजह से यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से, म्यू टी यानी कि आपका थिकनेस ऑफ फिल्म और रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स ऑफ द फिल्म, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा, यानी कि जो आप वेवलेंथ ऑफ जो भी लाइट पर्टिकुलर इंसिडेंट करवा रहे थे उसकी वेवलेंथ, अगर उसमें वेरिएशन कर दो तो आपके अलग अलग टाइप की जो फ्रिंजेस आएंगी वहाँ पे वो आ जाएंगी, ठीक है। तो इनके बेस पे हमारी 3 चीज़ें हम लेके चल रहे हैं और 3 ही टाइप की अपनी क्या आ जाएंगी, इनके बेस पे फ्रिंजेस आ जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा डिपेंडिंग ऑन whether the change in intensity of light from maximum to minimum in interference pattern of thin film is caused due to variation of, सीधा लिख दो, आपको पता तो है ही, आर की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म, और आपका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो, ठीक है। तो इनकी वजह से आता है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट में लेके चल रही हूँ। तो फर्स्ट है आपकी हाइडिंगर फ्रिंजेस, ठीक है। हाइडिंगर फ्रिंजेस का नाम एक और भी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसको बोला जाता है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, ठीक है, इंक्लाइनेशन। अब ये कहता है ये किसकी वजह से आता है, तो बेटा ध्यान रखो ये आता है आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में चेंज की वजह से, ठीक है। हाइडिंगर फ्रिंजेस के अंदर ये कब आती है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम क्या कर दें, उसमें चेंज कर दें, तो जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो तो हमारा चेंज आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी कि वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। किसकी वजह से, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें उसकी वजह से। तो उस टाइम जो आपकी फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं उनको बोला जाता है हाइडिंगर फ्रिंजेस या फिर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए when the change in intensity of light from maximum to minimum arises mainly due to variation of angle of refraction r and mu t and lambda, these two are constant, ठीक है। then this type of fringes is fringes of equal inclination, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन या फिर हाइडिंगर फ्रिंजेस, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेंगी, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा हाँ कि कहाँ मिलेंगी, ये कहाँ देखें हम इनको, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखो कि ये हमारी सर्कुलर फ्रिंजेस होंगी किसके अंदर, जब हम माइकलसन्स एक्सपेरिमेंट करेंगे या माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम कौन सी यूज़ करते हैं, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ यूज्ड, ठीक है। और वहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं और सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, तब उस टाइप की फ्रिंजेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन या फिर हाइडिंगर, HAI हाइडिंगर फ्रिंजेस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट फ्रिंजेस कौन सी होती हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम अपनी सेकेंड टाइप होती है बेटा
फिजियो फ्रिंजेस, या फिर आप इसको बोल सकते हो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। ठीक है, वो कैसी थी आपकी फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन थी आपकी हाइजिंगर फ्रिंजेस। और फिजियो फ्रिंजेस कौन सी है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब इक्वल थिकनेस, उसमें हम अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये टाइप की फ्रिंजेस हैं थिन फिल्म की, ये हमारी एक्चुअली कॉज होती हैं हमारी इंटरफेरेंस के, उसमें जब वेरिएशन आता है हमारा थिकनेस के अंदर। ठीक है, मेनली इसके अंदर क्या आता है, हमारा थिकनेस के अंदर ही क्या आता है, वेरिएशन आता है। और आपने क्योंकि पढ़ा भी होगा कि जिसके अंदर इस तरीके से ज़्यादा थिकनेस, फिर ये कम होती गई और यहाँ पे आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई, तो इस तरीके का जो सेपरेशन इनके बीच में दो उसके अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं वेज शेप फिल्म। तो इसका जो फिजी फ्रिंजेस है, इसका एग्जाम्पल भी है वेज शेप फिल्म। तो आप इसके अंदर लिखोगे कि ये क्या है आपका, द टाइप ऑफ फ्रिंजेस इन थिन फिल्म्स in which the main cause of interference is the variation of thickness of the film। ठीक है, जैसे मैंने अब इसके आपको एग्जाम्पल तो बता ही दिए हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हैं आपके इसके अंदर, एक तो वेज शेप का, और एक आप न्यूटन रिंग पढ़ोगे तो न्यूटन रिंग के अंदर इस तरीके का कर्व्ड सरफेस लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस के अंदर देखो यहाँ पे इस तरीके से थिकनेस में वेरिएशन आ रहा है, तो हम इस पे भी क्या लगाएंगे, फिर इसी तरीके का उन फ्रिंजेस को भी क्या बोलेंगे, फिजियो फ्रिंजेस ही बोला जाएगा। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल बताओगे कि एग्जाम्पल एक तो कैसा हो गया आपका, जो फ्रिंजेस आपको ऑब्टेन होंगी किसके अंदर, वेज शेप्ड फिल्म में। ठीक है, और दूसरा आपका एग्जाम्पल इसका कौन सा हो गया कि आपके जो न्यूटन रिंग से आपके फ्रिंजेस मिलेंगी। अब क्योंकि न्यूटन रिंग के अंदर जो अपर्चर है वो सर्कुलर होता है, तो हमें रिंग भी कैसे मिलेगी, सर्कुलर फ्रिंजेस ही मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर कहते हैं कि सर्कुलर fringes in Newton's ring experiment। ठीक है, और थर्ड आपका आता है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, थर्ड आपका इसके अंदर आता है, मैं हेडिंग डाल देती हूँ बेटा, थर्ड लास्ट है ये, थर्ड है आपका फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर। तो देखो जो नाम में लिखा है ना उसी में ही एक्चुअली वेरिएशन हो रहा है, हमने यही देखा है ना। फर्स्ट आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो रिफ्रैक्शन वहाँ से हो रहा था, तो आपने ये कहा वो मतलब फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन था, तो इंक्लाइनेशन रिफ्रैक्शन में ही आपने चेंजेस करे थे, तब आपको वहाँ पे वो चेंज मिला था। अब ये क्या है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, तो थिकनेस में ही वेरिएशन के उससे आपको इंटरफेरेंस कॉज हुआ था वहाँ पे, उसको हमने ये नाम दिया। अब ये है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर, क्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ, यानी कि अब हम वेवलेंथ को ही अगर चेंज कर दूंगी तो जो मेरे पास मिलेगा वहाँ पे फ्रिंजेस मिलेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर की बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे ए कलर्ड पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस formed in thin films due to variation of wavelength lambda। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आर और म्यू टी ये दोनों कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम आप ये बोल सकते हो, या फिर आप क्या नाम बोल सकते हो, रेड पेन से ही लिख देती हूँ कभी मिक्स हो जाए, इसको बोल सकते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इक्वल क्रोमेटिक ऑर्डर। ठीक है, आपके फ्रिंजेस ऑफ इक्वल
क्रोमेटिक ऑर्डर, FECO ये भी बोला जाता है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर ये नाम आपको दिखें तो आपको इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वाली चीज़ कब लेंगे, तो आप जो भी मोनोक्रोमेटिक रे ले रहे हो, लाइट ले रहे हो, वहाँ पे इसको यूज़ कर देंगे तब आपको ये प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जब भी आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, हम मेनली क्या लेके चलते हैं वहाँ पे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेके चलते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक के अलावा अगर हम कोई भी वाइट लाइट लेके चलेंगे तब हम इसका इफ़ेक्ट वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप उनके एक्सपेरिमेंट से आप जो डिफरेंट आपको कलर्स ऑब्टेन्ड होंगे वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग आप इसको बता सकते हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस इन थिन फिल्म्स आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा वेज शेप फिल्म, उसके बाद न्यूटन रिंग्स और माइकलसन इंटरफेरोमीटर और उसके एप्लीकेशन। दैट्स ऑल, आपका फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बेटा अपने क्लास में फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।